सुप्रभातम साथियों। आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आप अपने पीएफ क्षेत्र के ग्रुप में भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और अन्य साथियों को भी आज के सेशन का लाभ पहुंचा सकते हैं। साथियों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान झालरापाटन के द्वारा पोक्सो एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम और गुड टच बेड टच के इस ऑनलाइन वेबिनार में डाइट के डीआरयू प्रभाग के प्रभारी श्री सुरेंद्र जी जैन साहब की तरफ से ये और उनके संरक्षण में ये सेशन आयोजित हो रहा है। तो सबसे पहले हम बाल संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह एक्ट क्या है और किस प्रकार से यह एक्ट अगर किसी पर लागू होता है तो उसके लिए खतरनाक तो होता है। हालांकि देखिए, कोई भी कार्य अगर गलत होता है तो वो गलत ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके कारण एक बार इस एक्ट के तहत अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव हो जाता है। तो उसकी आगे हम जानकारी देखेंगे। तो पोक्सो एक्ट जो होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है। ये 2012 में लागू हुआ था और इसमें कुछ संशोधन हुए थे जो 2020 में हुए थे। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बताता है। पोक्सो एक्ट जो है बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बताता है। आवाज आ रही हो तो एक बार आप कमेंट में यस नो लिखकर बता सकते हैं ताकि बिना किसी अवरोध के सेशन को कंटिन्यूअस जारी रखा जा सके। ओके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्बलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए। यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से परिवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से भी परिवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और बालक सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। अब बालक के अधिकारों से संबंधित अपन बात करते हैं तो इसमें 3 तरह की बातें बताई गई है। महत्व किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना एक ये बालक के अधिकारों से संबंधित आता है, यानी कि उसके लिए ये गलत होता है। वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवस्था में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। दूसरा, ये हम उनको किसी वेश्यावृत्ति के कामों में नहीं लगा सकते या उनका कोई शोषण नहीं कर सकते। अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करने को सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपायों द्वारा रोके, यानी कि हम उनको किसी भी प्रकार से अश्लील गतिविधियों में भी शामिल नहीं कर सकते हैं। बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध है और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि पोक्सो एक्ट जो है वह कितने अध्याय और कितनी धाराओं के रूप में बना है। इस एक्ट को कुल 9 अध्याय में विभाजित किया गया है और इन 9 अध्यायों को
कुल 1 से लेकर 46 धाराएं इसमें दी गई है। तो हम बारी बारी से इन 1 से लेकर 46 धाराओं के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है उन पर फोकस करेंगे। तो अध्याय 1 जो है उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ तथा परिभाषाएं दी गई है। तो ये कार्य जो है धारा 1 और 2 में दिया गया है, जिसमें ये पूरा हो जाता है। अध्याय 2 जो है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध को बताता है। तो अध्याय 2 में धारा 3 दी गई है, जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो वह प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। दूसरे शब्दों में इसको किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके या साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो वह प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। हम बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। चौथा पॉइंट इसमें बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है, तो वह प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। धारा 4 जो है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड को परिभाषित करती है। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 से कम की नहीं होगी। यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कम से कम 2 वर्ष का कारावास तो है ही है, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि इसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल है। धारा 5 जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करती है। यहां गुरुतर से तात्पर्य है कि बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला करना, जहां किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसे कृत्य के लिए वैसे ही रीति से दंडनीय होगा माना वह उसके द्वारा अकेला किया गया हो। यानी कि उस समूह में जितने भी लोग शामिल थे, अगर 10 लोगों ने वो साथ में थे लेकिन 5 लोगों ने ये कुकृत्य किया है, तो अन्य जो 5 उस समूह में शामिल थे तो उनको भी इस गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के रूप में ही माना जाएगा। वो भी समान रूप से सजा की भागीदारी होंगे और इसमें सभी व्यक्ति शामिल होते हैं और कोई सा भी स्थान हो, कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्थान विशेष के लिए ही इसको परिभाषित किया गया। जो भी समूह में है सभी लोग इसमें शामिल होंगे और स्थान का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी स्थान पर किया हो। धारा 6 जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड को परिभाषित करती है। जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। यानी कि समूह में या फिर बार बार लैंगिक हमला करता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा भी बार बार अगर लैंगिक हमला किया जाता है या समूह के रूप में किया जाता है, तो उसको कम से कम 20 वर्ष की सजा होगी। किंतु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा, यानी कि उसकी मृत्यु तक वह जेल में ही रहेगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा। तो इस एक्ट में ये बात दोबारा सामने आ गई है कि सजा और जुर्माना दोनों इसमें लगते हैं। लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। धारा 7
और धारा 8 में ये बात बताई गई है। तो देखिए लैंगिक हमले को किस रूप से परिभाषित किया गया है इसमें, जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है, या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतरग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है। अब जो धारा 8 है वह यह बताती है कि लैंगिक हमले के लिए जो दंड है वो क्या होगा। जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की भी हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहां पर हमने देखा कि एक तो लैंगिक हमला हो गया और एक गुरुतर प्रवेशन हमला। तो लैंगिक हमले में हमने ये देखा कि वो इनके जो प्राइवेट पार्ट्स जो भी होते हैं उनके साथ वो संपर्क करता है, और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में क्या होता है कि वो शरीर में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है, लेकिन गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में सजा का जो प्रावधान है वो 20 साल या आजीवन उसकी मृत्यु तक है, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और लैंगिक हमले के लिए जो सजा है वह 5 साल है और जुर्माना इसमें शामिल है। अब अपन देखते हैं कि जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला उसके लिए क्या दंड दिया गया। धारा 9 और 10 इसमें गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड को बताया गया है। तो इसमें देखिए जो प्रशासन है उनके लिए भी अलग तरह की बात बताई गई है, तो उसको भी अपन देखेंगे इसमें। तो धारा 9 में देखो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, अब देखिए किसी बालक पर क्या हो सकता है, पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, या किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, या अपने कर्तव्य के अनुक्रम में या अन्यथा जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। कब? जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बलों का सदस्य होते हुए बालक पर ऐसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, या कमान उसके अधीन है, या अपने कर्तव्य के अनुक्रम में, या जहां वह सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो और उसकी पहचान की गई हो, या जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है, जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य संस्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। तो यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेला किया गया था। धारा 10 जो है यह बताती है कि जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी उससे दंडित किया जाएगा। यानी कि 9 में अपराध को बताया गया है और धारा 10 में उसके दंड को बताया गया है। धारा 11 जो है वह लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करती है। कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है तो ये कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है, यानी कि शब्द कहता है, तब भी वह लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है, कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी, यानी कि इशारे करना भी गलत माना जाता है इसमें। ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा, या अश्लील परियोजनाओं के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, तो ये सब लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। धारा 12 जो है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड को बताती है। जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए हर अपराध के बाद में अलग अलग अपराध को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन सब में सजा के साथ जुर्माना भी शामिल है। अध्याय 3 जो है अब धारा 13 से शुरू होता है। इसमें अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने पर और किस प्रकार के उपयोग को अश्लील प्रयोजन माना गया है और उसके लिए फिर दंड क्या है, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। जो कोई किसी बालक का मीडिया के, अब मीडिया का मतलब देखिए क्या होता है, टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, तो इन सबको मीडिया के रूप में देखा गया है। तो इस मीडिया के रूप में चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सब सम्मिलित है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं तो भी वह अपराध है, और अगर समूह के रूप में कर रहे हैं तो भी वह अपराध है। किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है तो वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। भले ही आपने बच्चे को किसी भी प्रकार से सहमति ले रखी होगी और आप ये कृत्य कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये उजागर होता है तो इसमें आपको अपराधी माना जाएगा। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, तो यही आगे चल रही है धारा 13 भी। किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, तो ये सब तो जो अश्लील प्रयोजन है उनके तरीके आगे। अब अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड क्या है उस पर भी अपन बात करते हैं। जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध की दशा में, यानी कि एक बार तो उसने सजा काट ली और फिर दोबारा इसी काम में लग गया और पकड़ा गया, तो दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध की दशा में ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 15 जो है पॉक्सो एक्ट की, वह बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री और भंडारकरण के लिए दंड को बताती है। यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित अगर अश्लील सामग्री का उपयोग आप करते हैं या किसी के पास है या आपको पता है या आपने बताया नहीं, तो भी वो दंड के रूप में ही माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का
किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को जो विहित किया जाए रिपोर्ट करने में असफल होता है। देखिए, अगर पता चल गया फिर भी रिपोर्ट नहीं कराई या असफल हो गया, तब भी वह 5,000 रुपए से न्यून के जुर्माने से और उस दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा दायी होगा। यानी कि आपको पता है लेकिन आपने छिपा लिया है, लेकिन फिर कभी जिस दिन पता चल गया तो फिर आप इस दंड के भागी हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी समय इस प्रकार के बालकों के साथ कृत्यों को देखें तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और पॉक्सो एक्ट के तहत ये जिम्मेदारी वैसे भी है कि अगर आपको पता है आपने छिपाया है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, तो भी यह अपराध है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय जो विहित किया जाए किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि न्यायालय में अगर आप ऐसे साक्ष्य भी देंगे तो वो अपराध की श्रेणी में है। साक्ष्य के लिए काम में कैसे ले रहे हैं आप इन चीजों को, ये कृत्य होना ही नहीं चाहिए था। बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री भंडारकरण के लिए दंड धारा 15 है। कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहले दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और दूसरी और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कि आप वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भी इसका भंडारकरण करते हैं, देखिए नहीं हो भले से, लेकिन आपके पास पाया गया है तो आप इसके लिए सजा के वो भागीदारी बनेंगे। अब अध्याय 4 जो है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न के संदर्भ में है, जो धारा 16 से शुरू होता है। तो इस में किसी अपराध का जो दुष्प्रेरण है वो क्या होता है, इसको हम 3 अलग अलग पॉइंट्स के रूप में देखेंगे। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, तो इसमें 3 पॉइंट्स है कि वो अगर दुष्प्रेरण करता है तो वो कब अपराध माना जाएगा। पहला, उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, यानी कि उकसाना भी अपराध है। दूसरा, उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप पारित हो जाए। यानी कि आप षड्यंत्र के रूप में भी करते हैं, बहला फुसलाकर भी करते हैं, तो भी ये अपराध के दुष्प्रेरण के रूप में आएगा। तीसरा, उस अपराध के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शासकीय सहायता करता है, यानी कि अगर आप सहायता भी कर रहे हैं, देख लिया है कि आप परिवार का सदस्य वगैरह कुछ भी है, ये हेल्प कर दिया, वो कुछ भी, किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर बिना जानकारी प्राप्त किए अगर आप सहायता भी कर रहे हैं, तो आज का समय ऐसा है कि आप पहले पूरी जानकारी ले ले और उसके बाद में ही सहायता करें। अन्यथा आपने किया कुछ भी नहीं की, तो आपने तो अपने हिसाब से सहायता है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आप जाने अनजाने में इस प्रकार के अपराध में सम्मिलित होना माना जाएगा। धारा 16 जो है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने के प्रयत्न का, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स के रूप में स्पष्टीकरण के रूप में देखेंगे। यहाँ 2 तरह के स्पष्टीकरण, 3 तरह के स्पष्टीकरण है।
तो क्या स्पष्टीकरण दिया गया है इन तीनों ही बातों के लिए? जो पहली, दूसरी, तीसरी बात अपन ने देखी है, इनके लिए तीन स्पष्टीकरण भी है। कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्प्रदर्शन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाएगा। तो देख लीजिए, ये उकसाने को भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब अपन देखते हैं दूसरे पॉइंट का जो स्पष्टीकरण, जिसमें बताया गया है कि आप षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं, तब उसके लिए क्या स्पष्टीकरण है? जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है, तद्वारा उसके किए जाने का सुकर बनाता है, तो वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाएगा। तीसरा जो है, जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप जैसे अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है या आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। धारा 17 जो है, दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। इसका स्पष्टीकरण है, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। धारा 18 जो है, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड को बताती है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, तो देखिए पहले दंड जो कृत्य किया गया है उसको बताया गया है और उसके बाद में उसके दंड को बता रहे। तो धारा 17 के अंदर जो अपन ने देखा है दुष्प्रेरण के लिए दंड, तो यहाँ पर जो भी कृत्य बताया गया है, अगर वो किया जाना पाया जाता है तो उसके लिए जो दंड है वो उसके आगे की धारा में बताया गया है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से यथा स्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अध्याय 5 जो है वह मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया को बताता है, जो धारा 19 से शुरू होता है। तो धारा 19 जो है, अपराधों की रिपोर्ट करना। कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है, यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा या कराएगी। विशेष किशोर पुलिस यूनिट में या स्थानीय पुलिस में। तो पॉक्सो एक्ट के लिए विशेष न्यायालय बने हुए हैं, उनके लिए विशेष पुलिस थाने भी है, वहां रिपोर्ट करें, या फिर आप स्थानीय पुलिस में जो भी है वहां रिपोर्ट करें। अध्याय 5 जो है धारा 20 से शुरू होता है, जिसमें
मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता को बताता है। यानी कि जब भी इस मामले को रिपोर्ट किया जाएगा, तो वहां पर मीडिया, स्टूडियो भी रहेगा और फोटो चित्रण सुविधा, यानी कि पूरी बाकायदा फोटो और वीडियोग्राफी होनी है। मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड का भी इसमें प्रावधान है। यानी कि आपने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो जिसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की वो पॉक्सो एक्ट के तहत दंड का भागीदारी होगा। मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा, तो वह ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि आज का कोई व्यक्ति गलत रिपोर्ट दर्ज कराता है हमारे समाज में मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। 1 मिनट का रेस्ट, 1 मिनट। अब धारा जो 22 है अध्याय 5 के तहत, किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है। अब ये बालक के द्वारा ही मिथ्या परिवाद किया गया, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यानी कि बालक के अलावा अगर कोई आपके मान हानि को ठेस पहुंचाने के लिए रिपोर्ट करता है, तो उसके लिए तो सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई बालक है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है और वो आपके विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज करा देता है, मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करा देता है, तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। मीडिया के लिए प्रक्रिया, धारा 23, कोई व्यक्ति जो किसी बालक को कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसे टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति या हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो। यानी कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो न तो कोई ऐसी टिप्पणी कर सकता है ऐसे मामलों में, और ना ही कोई मीडिया या किसी भी समाचार पत्र में न्यूज दे सकता है। किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी है जिससे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगा। अगर मीडिया में कोई रिपोर्ट आती भी है तो उसकी जो निजता की जानकारी है उसमें किसी भी प्रकार की उसकी पहचान हो ऐसी बात प्रिंट नहीं कर सकते। अध्याय 6 की अपन बात करें, ये बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। अध्याय 6, तो बालक के कथन यानी कि वो स्टेटमेंट देगा, वो अपनी पीड़ा बताएगा, तो उसको दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उस पर अपन बात करते हैं। बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य
उप निरीक्षक की पंक्ति से न्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। ये दूसरी बात। अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए। अब इसमें जो चौथी बात है, किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन पे निरुद्ध नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो। यानी कि न्यायालय की अनुमति के साथ बाद में ही वो मीडिया में आ सकता है और उसमें भी फिर उसकी पहचान उजागर नहीं होगी। धारा 23 तक अपना हो गया है। धारा 25 जो है इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन है। धारा 25 में धारा 26 जो है अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध को बताता है। धारा 27 में बालक की चिकित्सीय परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है। अध्याय 7 है यहाँ पर, जिसमें 28 से लेकर 32 तक की धाराएं हैं। तो धारा जो 28 है वह विशेष न्यायालय को अभिहित किया जाना को बताती है। यह विशेष न्यायालय से संबंधित है। अध्याय 7 धारा 29 कतिपय अपराधों के बारे में उपाधारणा को बताती है। धारा 30 आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा को बताती है। धारा 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना बताती है। धारा 32 विशेष लोक अभियोजक को बताती है। अध्याय 8 जो है विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों तथा साक्ष्य का अभिलेखन है, जिसमें धारा 33 में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां है। धारा 34 में बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारणा करने की मामले में प्रक्रिया है। धारा 35 जो है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि है। धारा 36 साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना है। धारा 37 विचरण का बंद कमरे में संचालन है। धारा 38 बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय या विशेषज्ञ की सहायता लेना है। अध्याय 9 तो इसमें जो धारा 39 है विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देशन को बताया गया है। धारा 40 में विधिक काउंसलिंग की सहायता लेने का बालक का अधिकार है। धारा 41 में मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना उन परिस्थितियों को बताया गया है। धारा 42 में अनुकल्पनिक दंड है। धारा 42 का अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। और धारा 43 जो है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता को बताती है। धारा 44 जो है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी को बताती है। धारा 45 में नियम बनाने की शक्ति को बताया गया है और धारा 46 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति को बताया गया है। तो इस
एक वीडियो केस स्टडी की है बात, यहाँ पर ये वीडियो का लिंक दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर टाइप करके देख सकते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो ऑन गुड टच बैड टच, कोमल की कहानी। Welcome to the world of children. Each one of us is different. We are special and so are you. We may be quite different from one another, but we all have a wonderful body. My body is wonderful and is mine. Your body is wonderful and is yours. Some body parts are different for boys and girls. We wear undergarments to cover them. These are called private body parts. तो ये बच्चों को हम बता सकते हैं कि प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में क्या शामिल होता है, और हमें झिझकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बालक के भविष्य को बचाने के लिए उन पर की मनोदशा पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो कई प्रकार की स्थितियां ऐसी देखी गई है कि ऐसी घटना किसी के साथ घटित होती है तो वो जीवन भर उस घटना को नहीं भुला पाता है, मानसिक रूप से वह विकृत हो जाता है एक तरीके से। इसलिए ऐसी शिक्षा देने में हमें झिझकना नहीं चाहिए, निसंदेह और खुलकर हमें उनको ये बातें बतानी चाहिए। वी लव आवर बॉडीज एंड टेक केयर ऑफ इट, एंड फॉर दैट वी बाथ, वी ब्रश। We also take care of our private body parts and keep them clean. But we do not show them to everyone. हम साफ सफाई रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको दिखाते ही चले। Just like some things makes us happy, some touches also makes us feel happy and safe. We feel safe and happy when we hug someone we like. We also feel safe and happy when someone we like shakes hands with us. Touches that makes us comfortable are safe and good touch. There are some touches that makes us feel sad, angry, scared, confused. Touches that makes us uncomfortable are unsafe or bad touch. यहाँ पर ये सब अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। तो बालकों को जब भी इस प्रकार की फीलिंग होती है तो हम उनको बता सकते हैं कि ये बेड टच की श्रेणी में आता है। नो वन शुड टच, लुक और टॉक अबाउट आवर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। न तो वो टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, और न इस संबंध में बात कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार की कोई टॉकिंग या लुकिंग या टचिंग होती है तो उनको बताए बालकों को कि वो बेड टच की कैटेगरी में आएंगे। एक्सेप्ट टू कीप अस क्लीन, अगर कोई हमें घर का सदस्य क्लीन कर रहा है, नहला रहा है। एंड हेल्दी, अब डॉक्टर के मामले में ऐसा अपन नहीं कर सकते, तो कुछ जो इनके प्रिकॉशंस है वो भी हमें बताते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो जाता है तो वो गैर जमानती भी होता है और एफआईआर भी वापस नहीं होती है। इसलिए किन किस प्रकार की घटनाओं में बालक के साथ अगर ऐसा कृत्य होता है तो वो गुड बेड टच की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट पार्ट में कोई बीमारी है वो बात करेगा, लेकिन हमने उसको सिखा दिया कि प्राइवेट पार्ट की कोई बात करता है, देखता है, टच करता है, तो वो सब आपके बेड टच की श्रेणी में आता है। तो डॉक्टर का तो नुकसान हो जाएगा ना इसमें। घर का सदस्य नहला रहा है, लेकिन हमने तो सिखा दिया कि प्राइवेट पार्ट की टॉकिंग, लुकिंग, ये सारी चीजें जो है बेड टच की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब घर के परिवार में पिताजी ने नहला दिया, माताजी ने नहला दिया और उसने बता दिया कि ये तो बेड टच हो गया। तो इन चीजों का सावधानी भी हमें कहाँ रखनी है, उन चीजों को भी बालकों को अच्छे से बताना चाहिए। ये वीडियो केस स्टडी दूसरी है। इसमें इफ समवन टचेज, लुक्स एंड टॉक्स टू अस इन एन अनसेफ वे, we can always say no and get away. We can always ask for help from a helping person. अगर आप कहीं अकेले हैं, कोई अन्य पर्सन दूर दूर या आसपास है कहीं, और कोई आपको बेड टच के निगाहों से देख रहा है, या आपको लग रहा है कि उसको सामने जो भी कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है
तो नज़रों से पता चल जाता है कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, तो आप हेल्प के लिए भी बोल सकते हैं, ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, या आपके पास जो है उसको भी हेल्प के लिए पुकार सकते हैं। A helping person is a grown up who cares, will listen to us and help. Talking to a helping person will make us feel and safe. अगर आपका हेल्प करने वाला कोई व्यक्ति रहेगा, तो वो आप जो कहोगे उसके अनुसार चलेगा। सबसे गहरी बात यहाँ पर ये है कि आप जो कहोगे उसके अनुसार वो व्यक्ति चलेगा। और अगर उसकी मनोदशा अलग है, तो वो आप जो कहोगे उसके अनुसार वह नहीं चलेगा। उसका दिमाग में कुछ और बातें रहेगी, वो आपको वहाँ से बातों-बातों में बहला-फुसला कर ले जाने की कोशिश करेगा। आप चाहते हो कि उससे बात करो और वो चाहता है कि आप मेरे साथ चलो, तो यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सेफ ज़ोन में नहीं है। वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट माय प्रॉब्लम्स और टेल आवर सीक्रेट्स टू अ ग्रोन अप हू कैन हेल्प। द हेल्पिंग पर्सन विल हेल्प स्टॉप द अनसेफ टचेज। अगर कोई आदमी आपकी हेल्प करने वाला होगा, तो जो बेटच करने वाला व्यक्ति है उसको वह रोकेगा। कीप ऑन टेलिंग टिल यू गेट हेल्प। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, इफ समवन टचेज यू इन ए रॉन्ग वे, यू से ए राइट टू से नो, गेट अवे, आस्क फॉर हेल्प, स्क्रीम, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीजें करनी है, उसको मना भी करना है, दूर भी जाना है, किसी को हेल्प के लिए भी पुकारना है, और आपको चिल्लाना भी चाहिए। इट इज नॉट यू योर फॉल्ट इफ समवन मेक्स यू फील अनसेफ। अब देखिए, यही बात होती है, हमें मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की जब बात आती है, तो उनमें ये चीजें शामिल होती है। अगर कोई हमें बेटच कर रहा है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो दिमाग में हमें इन चीजों को बिठाकर भविष्य के लिए इनको जगह नहीं देनी है, क्योंकि बेटा सामने वाले ने किया, गलती उसकी है, तो सजा वो भुगतेगा। तो अपने दिमाग में इन चीजों को नहीं, गलत वे में अपने को नहीं रखना है कि मेरे साथ गलत हो गया। इट इज ऑल्सो नॉट योर फॉल्ट इफ यू कैन नॉट से नो एंड गेट अवे और टॉक टू समवन फॉर हेल्प। These are our safety rules. We are happy and safe in our little world by following these safety rules. तो देखिए क्या क्या है। Summing up, let's revive our safety rules. If you are unsafe, say no. Get away. Tell a helping person to get help. Keep on telling till you get help. जब तक आपकी मदद नहीं करता, तब तक आप हेल्प के लिए कहते रहे। It's not my fault if someone makes me feel unsafe. तो इस प्रकार हमने यहाँ पर गुड टच एंड बैड टच को भी जाना। तो आज की इस ऑनलाइन वेबिनार में हमने पॉक्सो एक्ट और गुड टच बैड टच को शामिल किया है। तो पॉक्सो एक्ट में तो हमें मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि ये एक्ट किसी पर नहीं लगे, क्योंकि ये गैर जमानती है और सजा इसमें निश्चित तौर पर होती है। कोई गलत भावना से हमें फंसाने के लिए अगर कोई इस एक्ट के तहत अपने पर धाराएं लगा देता है, तो सामने वाले को तो इसमें 6 माह की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई बालक, नाबालिग जो है, वो अगर लगाता है, तो उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो हमें खुद को भी इनसे बचने की कोशिश करनी है। और जो विशेष जो है, अगर शुरू से ही हम अपने बालकों को इस प्रकार की शिक्षाएं देकर चलेंगे, तो आगे जाकर जो बालक अपन से पढ़कर गए हैं, कम से कम वो तो इन कृत्यों के अपराधों में शामिल नहीं होंगे और वो अपने जीवन को बचाकर रखेंगे। तो समाज में भी हमें ऐसा संदेश देना चाहिए, जब भी कहीं कोई समाज की मीटिंग होती है, सामाजिक बैठक होती है, तो उनमें भी इन चीजों का एक बार अपने को मोटा-मोटा बता देना चाहिए। ज्यादा भी नहीं तो धारा 7/8 के बारे में बता ही देना चाहिए, और ये गैर जमानती है इतना बता दीजिए, और इसमें सजा आजीवन भी हो सकती है इतना बता दीजिए। इसके साथ हमें स्कूल में बालकों को गुड टच, बैड टच की ट्रेनिंग देने के साथ-साथ इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब जो ये टॉकिंग जो है, लुकिंग जो है, बैड टच वाली किसके लिए मान्य नहीं होगी। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की, अब डॉक्टर के लिए तो बीमारी का इलाज करने के लिए टॉकिंग भी जरूरी है, लुकिंग भी जरूरी है।
अब उसको अगर बालक ने सही तरीके से इस एक्ट को नहीं समझा, गुड टच बैड टच को नहीं समझा, तो उनके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। परिवार का सदस्य है, नहला रहा है आपको और टॉकिंग लुकिंग वक्त होगी, तो फिर वो भी उसके लिए मुसीबत हो गई। तो जानकारी हमें देना है, लेकिन हमें पूरी जानकारी देनी है। अगर हम अधूरा ज्ञान दे देंगे, तो अधूरे ज्ञान से उस बालक का भी नुकसान होगा और वो बालक जिसके लिए आगे शिकायत दर्ज करा देगा, उसका भी नुकसान होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अधूरा ज्ञान किस प्रकार से जीवन में नुकसानदेह हो सकता है। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है अधूरे ज्ञान से। इसलिए हमें बच्चों को हमेशा पूर्ण ज्ञान ही देना चाहिए, अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं देना चाहिए। तो ये आज की कार्यशाला वेबिनार में आप जुड़े, इसके लिए आप डाइट परिवार की तरफ से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगे की जो ऑनलाइन वेबिनार 1:30 बजे से होगी, वह आपकी मानवाधिकार दिवस के संदर्भ में होगी। तो मानव के अधिकारों के बारे में अगली वेबिनार में हम जानेंगे। तो आप साथियों से निवेदन है कि अगली वेबिनार को आप समय से ज्वाइन करें और उससे जुड़े हुए अधिकारों, मानव के अधिकारों से संबंधित जानकारी को भी आप सुने और अपने विद्यार्थियों को भी सुनाए और उनको भी लाभ प्रदान करें। धन्यवाद।